नमस्कार दोस्तों। आज हम देखिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है आचार्य कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत या वक्रोक्ति संप्रदाय। उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए तो स्पेशली है, इसके साथ साथ नेट जीआरएफ और केवीएस के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पूरे वीडियो को लगातार देखिएगा, आपको एक एक बात समझाऊंगा मैं, एक एक चीज़ को बिल्कुल सरल भाषा में अपन समझेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, काव्य शास्त्र जो होती है उसमें 6 सिद्धांत होते हैं या 6 संप्रदाय हैं। तो देखो, सबसे पहला है रस संप्रदाय, भरत मुनि का। कई बार ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाता है ये परीक्षा में कि क्रम से संप्रदायों के क्रमानुसार बताओ संप्रदाय। तो अगला रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, इस प्रकार से ये पूछ लेता है। तो देखिए, सबसे पहले रस संप्रदाय भरत मुनि के द्वारा दिया गया, तीसरी ईसा पूर्व से दूसरी तक नाट्य शास्त्र इनकी रचना है। अलंकार संप्रदाय आचार्य भामह का है। छठी संप्रदाय काव्य अलंकार ग्रंथ है इनका। रीति वामन 8वीं शताब्दी में काव्य अलंकार सूत्रवर्ती है। अब काव्य अलंकार आएगा तो भामह आएगा, काव्य अलंकार सूत्रवर्ती आएगा तो वामन आएगा। ध्वनि आनंदवर्धन का 9वीं शताब्दी में ध्वन्यालोक। वक्रोक्ति कुंतक का है, 10वीं शताब्दी में वक्रोक्ति जीवितम इनके ग्रंथ का नाम है। औचित्य क्षेमेंद्र का है, 11वीं शताब्दी औचित्य विचार चर्चा। तो अपना जो फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी का जो सिलेबस है उसमें ध्यान रखिएगा, ध्वनि संप्रदाय भी है, वक्रोक्ति संप्रदाय भी है, औचित्य भी है और एक रस संप्रदाय भी है। अलंकार और रीति ये 2 संप्रदाय या सिद्धांत नहीं जोड़े गए हैं। तो इसके अलावा अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है, लॉन्जाइन्स का उदात्तवाद है और मार्क्सवाद है। इनसे संबंधित में आपको मैं पूरी की पूरी डिटेल से सभी वीडियोज उपलब्ध करवाऊंगा। आप लगातार चैनल के साथ बने रहें, आपको ईमानदारी से एक एक चीज़ पढ़ाई जाएगी। कोई बात अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो ये संप्रदाय है। तो देखो, आज का अपना टॉपिक है वक्रोक्ति सिद्धांत आचार्य कुंतक का, 10वीं शताब्दी, ठीक है। तो वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? सीधा सीधा बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य कुंतक हैं। कुंतक ने यानी उन्होंने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम मित्रों 4 उन्मेषों में विभक्त है। यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, कितने में? 4 उन्मेषों में। उन्मेष मतलब जैसे देखिए भाग या पाठ बोल सकते हैं अपन। कोई भी लेखक हो, कवि हो, वो अपनी जो रचना होती है उसको अपने हिसाब से नाम दे सकता है उसके भागों को। जैसे देखो, पृथ्वीराज रासो है तो 69, उसमें समय कह दिए। पद्मावत है उसमें 57 खंड कह दिए। इसी प्रकार रामचंद्रिका है तो केशव ने उसमें प्रकाश कह दिया। तो कुछ भी हो सकता है, उसको अपने हिसाब से सर्ग भी मिल जाएगा आपको, अलग अलग है। तो कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम में 4 उन्मेष नाम दिया है, यानी 4 भागों में विभक्त है, सीधी सी बात है। वक्रोक्ति को काव्य का अनिवार्य तत्व माना या फिर स्वीकार किया, उसे काव्य की आत्मा माना। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किसने माना? तो कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बिल्कुल आसानी से सारी बात समझ में आ गई। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कुंतक। कुंतक के ग्रंथ का नाम वक्रोक्ति जीवितम, कितने भागों में है? 4 उन्मेषों में है। वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किसने माना? कुंतक ने माना, ठीक है। आगे देखो, वक्रोक्ति का मतलब क्या होता है, ये महत्वपूर्ण बात है। वक्रोक्ति का मतलब होता है वक्र और उक्ति, इन 2 शब्दों से मिलकर के बना। वक्र का मतलब होता है दोस्तों टेढ़ा, ठीक है, या फिर कुटिल। टेढ़ा या कुटिल मतलब टेढ़ा या कठिनाई से समझ में आने वाला। और उक्ति का मतलब होता है कथन। उक्ति का मतलब क्या होता है? कथन, यानी विलक्षण कथन। जो कठिनाई से समझ में आए, टेढ़ा कथन हो, विलक्षण कथन हो, उसे क्या कहते हैं? वक्रोक्ति कहा जाता है। वक्रोक्ति का तात्पर्य बांकपन या फिर विलक्षणता। टेढ़ा या बांकपन एक ही बात है। विलक्षणता से भरा हुआ कथन वक्रोक्ति विलक्षणता या बांकपन से भरा हुआ कथन ही क्या कहलाता है? वक्रोक्ति कहलाता है। अब देखो, वक्रोक्ति परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी अलंकार की है, ठीक है। यानी भामह का अलंकार संप्रदाय 9वीं शताब्दी का है, तो उसी समय वक्रोक्ति सिद्धांत है वो भी 10वीं शताब्दी के आसपास का है। 10वीं शताब्दी माना जाता है, 9वीं शताब्दी उत्तरार्ध है, तो ठीक है। आगे बात, वक्रोक्ति का मतलब है बांकपन या विलक्षणता से भरा हुआ कथन। वक्रोक्ति परंपरा अलंकार संप्रदाय के समय की है।
अब देखो बामय ने वक्रोक्ति को एक अतिशोक्ति का पर्याय माना है। अतिशोक्ति दोस्तों एक अलंकार होता है जिसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके कहना। आशा करता हूँ सभी को पता होगा। तो बामय जो है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक, उन्होंने वक्रोक्ति को अतिशोक्ति का पर्याय माना तथा सभी अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति को स्वीकार किया है। यानी सभी अलंकार होते हैं उसके मूल में वक्रोक्ति भी होती है। वक्रोक्ति एक अलंकार भी होता है। विद्यार्थी अधिकांशतः उस अलंकार को ही मान लेते हैं, जबकि ये अलग सिद्धांत है कुंतक के द्वारा दिया गया। तो बामय ने अतिशोक्ति का पर्याय मान करके सभी अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति को स्वीकार किया है। आशा करता हूँ यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ से प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आता है। आचार्य रुद्रट ने वक्रोक्ति को एक अलंकार मानकर इसके दो भेद माने, एक तो काकु वक्रोक्ति, एक श्लेष वक्रोक्ति। सीधा सीधा पूछ सकता है कि आचार्य रुद्रट ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने, तो दो, काकु वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति। तो देखो काकु वक्रोक्ति का मतलब होता है जहाँ से मतलब ध्वनि निकलती है कंठ से, जहाँ से अपने स्वर निकलता है काकु, उसको बोलते हैं काकु वक्रोक्ति। और श्लेष एक शब्द के रूप में अर्थ निकाल लिया जाता है, उसे श्लेष वक्रोक्ति कहा जाता है। तो रुद्रट ने दो भेद माने हैं, काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। ये महत्वपूर्ण है, इन दोनों के नाम याद रखना। मैंने तो आपको बेसिक जानकारी के लिए ये बातें बताई है। आगे देखो, आचार्य कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति की परिभाषा देते हुए कहा है। यह परिभाषा रटनी पड़ेगी, हजारों बार परीक्षा में नेट जीआरएफ केवीएस इनमें पूछी जा चुकी है। तो ध्यान रखिएगा, कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति की परिभाषा दी है कि वक्रोक्तिरेव वेदग्धे भंगी भणिति वेदग्धे। इसको रटना पड़ेगा अपन को। अगर याद कर सकते हो अच्छी बात है, रट लो, वरना ये पूछी जाने योग्य परीक्षा है, परिभाषा है परीक्षा में कि कुंतक ने वक्रोक्ति की क्या परिभाषा दी है। वक्रोक्तिरेव वेदग्धे भंगी भणिति वेदग्धे, मतलब क्या होता है इसका। वक्रोक्ति का मतलब तो विलक्षण या विचित्र, भंगी का मतलब भंगिमा, और भणिति का मतलब कथन, अर्थात कवि कर्म कौशल से उत्पन्न विलक्षण कथन ही वक्रोक्ति होता है। वह कवि होता है, वह अपने कर्म कौशल से उत्पन्न एक कोई विलक्षण कथन की रचना कर देता है, उसे ही क्या कहा जाता है, वक्रोक्ति कहा जाता है। इसको याद यूं रखिएगा, वक्रोक्ति रे वो आपको याद रहेगा, परंतु वेदग्धे भंगी, वेदग्धे सबसे पहले क्या शब्द है, वेदग्धे भंगी भणिति, फिर अंत में वापस वेदग्धे शब्द आ गया, यानी दोनों ओर से वेदग्धे शब्द जिस परिभाषा में दिया है वो परिभाषा कुंतक के द्वारा दी गई वक्रोक्ति की परिभाषा है। इस प्रकार से इसको आप याद कर सकते हो। देख लीजिए आप स्वयं लोग, वेदग्धे और अंत में भी वेदग्धे, वेदग्धे भंगी भणिति वेदग्धे, ये परिभाषा कुंतक के द्वारा दी गई है। यानी विचित्र या विलक्षण कथन होता है, वो कवि अपने कर्म और कौशल से उत्पन्न विलक्षण कथन को ही वक्रोक्ति कहा है कुंतक ने। ठीक है। अब देखो आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने, 6 भेद माने। ध्यान रखना इस बात का, कितने भेद माने, 6 भेद माने। पूछा जा सकता है कि कुंतक ने कितने भेद माने। ऊपर अपन ने रुद्रट के द्वारा पढ़े गए थे, रुद्रट ने कितने माने थे, 2 भेद माने थे, काकु और श्लेष। तो देखिए कुंतक ने 6 भेद माने। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पुरार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। इस प्रकार से आचार्य कुंतक ने 6 भेद माने। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, ये इस प्रकार से बनेगा मित्रों कि निम्न में से कौन सा भेद नहीं है। अगला प्रश्न थोड़ा कठिन बनाएगा कि निम्न में से कुंतक के द्वारा वक्रोक्ति का कौन सा भेद नहीं दिया गया है। तो इनमें से आपको 3 मिलेंगे, एक दूसरा शब्द मिलेगा, वाक्य मिलेगा। तो ध्यान रखना, इनको रटना पड़ेगा, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। देखो वह और एक में वह और है, वाक्य मैंने तो ऐसे याद रखा है, वर्ण विन्यास और वाक्य वक्रता। ठीक है। और 4 में पे है, देख लो चाहिए, पद पुरार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। ठीक है, बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। वर्ण विन्यास और वाक्य, 2 शब्द ये याद रखने, पद पूर्वार्ध, पद परार्ध, प्रकरण, प्रबंध। ठीक है। इस प्रकार से 2-4 बार आप अगर इसका रिवीजन करोगे तो आपको ये बात है वो अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। तो 6 भेद होते हैं कुंतक के द्वारा दिए गए हैं वक्रोक्ति के। अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न बनने के पूरे चांसेस हैं। अब इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखो वर्ण विन्यास वक्रता, वर्ण का मतलब तो सभी जानते हो, है ना, क च ट त प ए, ये सारे वर्ण होते हैं। विन्यास का मतलब होता है बैठाना, और वक्रता का मतलब होता है विलक्षणता या विचित्रता।
तो देखो, वर्ण विन्यास वक्रता वर्णों का ऐसा विन्यास, यानी वर्णों को इस प्रकार से रखा जाए या इस प्रकार से बैठाया जाए वाक्य में या दोहे में, जिससे कि विलक्षण या विचित्रता उत्पन्न हो, उसे वर्ण विन्यास वक्रता कहा जाता है। वर्ण विन्यास वक्रता में अनुप्रास और यमक अलंकार का स्पेशली प्रयोग किया जाता है। ये भी एक मतलब पकड़ने की बात है कि वर्ण विन्यास वक्रता ऐसे यमक और अनुप्रास अलंकार के अगर दोहे कहीं पर आपको मिल जाएं तो आप उसको वहाँ पर वर्ण विन्यास वक्रता कर देना, कोई गलती होने की कोई चांसेस नहीं है। तो वर्णों का ऐसा विन्यास, यानी वर्णों को ऐसा बैठा देना, ऐसा रख देना जिसमें जिससे विलक्षणता या फिर विचित्रता उत्पन्न हो, वह वर्ण विन्यास वक्रता कहा जाता है। देखो कै का होगा यहाँ पर, कनक कोमल केसर कलियां, ज्ञान गिरा गुण की गलियां। इसमें कै वर्ण आ रहा लगातार, इसमें गै वर्ण आ रहा, तो यहाँ पर कौन सी वक्रता मानी जाएगी? वर्ण विन्यास वक्रता मानी जाएगी। आगे बात समझ में। पद पूर्वार्ध वक्रता, यानी पद से पहले, पूर्वार्ध का मतलब पहले, वह वक्रता जो पद के पूर्वार्ध यानी पद के पहले, यानी प्रकृति वक्रता भी कहते हैं इसको, पद के पहले पूर्वार्ध पर आधारित होती है, वह पद पूर्वार्ध वक्रता कहलाती है। इसे प्रकृति वक्रता भी कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है कि किस भेद को प्रकृति वक्रता भी कहा जाता है, तो पद पूर्वार्ध वक्रता को प्रकृति वक्रता कहा जाता है, यानी पद से पहले मिलेगा इसमें। इसके 9 भेद माने हैं, परंतु ये याद रखने योग्य बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना गहराई में नहीं पूछेगा अगला। अब देखो पद से पहले कैसे रखता है, कहाँ पर विलक्षणता उत्पन्न होती है। देखो, तुमने ये है कुसुम विहग लिबास, क्या अपने सुख से स्वयं, अपने सुख से स्वयं बुना, तुमने ये कुसुम विहग लिबास, ये जो लिबास शब्द है ना, इससे पहले देखो कुसुम विहग, कुसुम का मतलब होता है फूल और विहग का मतलब होता है पक्षी। तो लिबास से पहले जब इसको रख दिया इस शब्द को, इसके कारण इस पद में क्या आ गई, पूरे में विलक्षणता या फिर विचित्रता आ गई है। इसलिए यहाँ पर कौन सी वक्रता मानी जाएगी? यहाँ पर पद पूर्वार्ध वक्रता मानी जाएगी। ठीक है ना, मतलब कोई भी पद होगा उससे पहले कोई पद रख दिया जाएगा जिसके कारण उस पूरे पद में विलक्षणता या विचित्रता आ जाती है, वहां पर कौन सी वक्रता मानी जाती है? पद पूर्वार्ध वक्रता मानी जाती है। तीसरा पद देखिए, पद परार्ध। परार्ध का मतलब होता है बाद में, यानी आगे। तो देखिए पद परार्ध, जहां पद के परार्ध में यानी बाद में प्रत्यय रहता है, यानी प्रत्यय का मतलब होता है यहाँ पर कोई शब्द रहता है, यानी विचित्रता रहती है, और उससे उत्पन्न विलक्षणता या विचित्रता हो, उसको पद परार्ध वक्रता कहा जाता है, यानी बाद में रखा जाता है। ये प्रत्यय का मतलब यहाँ पर कोई आप उपसर्ग प्रत्यय से नहीं लगा सकते हो। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये प्रत्यय जो शब्द है तो देख लो हमेशा आगे ही जुड़ता है। जैसे अपन देखते हैं मिठाई शब्द है कोई, तो देखो मीठा और इसके आई अपन ने प्रत्यय जोड़ा, तो ये मीठा के बाद में ही आ रहा है ना, ये आई, तो ये बाद में आएगा, वो पद परार्ध वक्रता मानी जाएगी। देखो कैसे, ये उदाहरण है अपने सामने, तेरा अधर विचुंबित प्याला, पद क्या है पूरा? तेरा अधर विचुंबित प्याला। इसमें विलक्षणता कहाँ पर आई है? देखो समझो अब इस बात को। तेरा अधर यानी तेरे होंठ, विचुंबित चूमना, विशेष रूप से चूमना, प्याला यानी एक तुम्हारे होठ को विशेष रूप से चूमना, ऐसा लगता है जैसे कोई एक शराब का प्याला हो। तो ये यहाँ पर कौन सी वक्रता मानी जाएगी? पद परार्ध वक्रता मानी जाएगी, यानी कोई जो पद होगा उसके बाद में कोई पद रख दिया जाएगा और उसके कारण उस संपूर्ण पद में जब विलक्षणता या विचित्रता उत्पन्न हो जाएगी, वहां पर कौन सी वक्रता मानी जाएगी? पद परार्ध वक्रता मानी जाएगी, यानी बाद में, कोई पद के बाद में। आ रही है ना बात समझ में? तेरा अधर विचुंबित प्याला। इसके देखो 8 भेद होते हैं। पहला भेद होता है काल वक्रता, कारक वक्रता, संख्या वक्रता, पुरुष वक्रता, उपग्रह वक्रता, प्रत्यय वक्रता, उपसर्ग वक्रता और निपात वक्रता। इनको ज़्यादा गौर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना गहराई में नहीं जाएगा। अपन को तो पद परार्ध और पद पूर्वार्ध इनका मतलब पता होना चाहिए कि कब पद को रखेंगे तो उसमें विलक्षणता कैसी आएगी। तो पद परार्ध मतलब बाद में, पद पूर्वार्ध मतलब पहले। आशा करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब देखो वाक्य वक्रता, पूरे वाक्य में भी वक्रता आती है। जहाँ वाक्य के प्रयोग और कौशल के कारण विलक्षणता उत्पन्न हो, वहां पर वाक्य वक्रता होती है। इसे वाच्य वक्रता भी कहा जाता है। वाक्य वक्रता होती है उसको ही क्या कहा जाता है? वाच्य वक्रता भी कहा जाता है। वस्तु वक्रता, वाच्य वक्रता या फिर वस्तु वक्रता भी कहा जाता है। यह वक्रता कवि की प्रतिभा पर आधारित होती है। अब आप प्रतिभा जानते हो कि काव्य के हेतु होते हैं 3,
प्रतिभा, उत्पत्ति और अभ्यास। तो प्रतिभा को मूल हेतु माना है सभी विद्वानों के द्वारा, प्रतिभा को मूल हेतु। तो प्रतिभा अगर नहीं होगी तो कोई भी इंसान होता है वो कोई किसी प्रकार की कोई अच्छी रचना नहीं लिख सकता है। तो उस प्रतिभा के कारण ही कोई कवि होता है वो अपने संपूर्ण वाक्य में प्रयोग करके उसके कौशल के कारण विलक्षणता उत्पन्न कर देता है। संपूर्ण वाक्य में विलक्षणता या विचित्रता आ जाती है, वहां पर वाक्य वक्रता मानी जाती है। प्रकरण वक्रता, प्रकरण जानते हो? देखो, प्रकरण से तात्पर्य है कथा प्रसंग। कोई रचना होती है जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, कुछ भी हो सकता है। कोई नाटक होता है उसका पहले कथा प्रसंग होता है और कथा प्रसंग की वक्रता ही प्रकरण वक्रता कहलाती है। यानी शुरू का एक प्रकरण होता है, फिर दूसरा प्रकरण आ जाता है, फिर तीसरा, इसी प्रकार उसको प्रकरण वक्रता बोलते हैं। तो प्रकरण, कथा प्रसंग तथा प्रसंग की वक्रता ही प्रकरण वक्रता कहलाती है। एक प्रबंध में अनेक प्रकरण होते हैं। एक प्रबंध रचना होती है पूरी, उसमें 4, 5, 6, 7, 8 यानी 7 से ऊपर ही होते हैं। 7 से ऊपर होते हैं वो क्या मानी जाती है? प्रबंध रचना मानी जाती है। ध्यान रखिएगा इस बात का, प्रबंध रचना मानी जाती है। जैसे कुरुक्षेत्र है तो वो प्रबंध काव्य है। ठीक है, तो उस प्रबंध के अनेक प्रकरण होते हैं उस प्रबंध में। इन प्रकरणों को प्रभावशाली बनाना ही प्रकरण वक्रता कहलाती है। यानी पूरे जितने भी इसमें प्रबंध होते हैं 5, 6, 7, 8, उन सभी प्रबंधों के अंतर्गत एक विलक्षणता उत्पन्न कर देना, उनको प्रभावशाली बना देना, यानी लेखक को पढ़ने के लिए, पाठक को पढ़ने के लिए मजबूर कर देना ही वो क्या कहलाती है? प्रकरण वक्रता कहलाती है। यानी सभी प्रकरणों को प्रभावशाली बनाना, वही प्रकरण वक्रता कहलाती है। कितने भी प्रकरण हो सकते हैं किसी रचना में, 7 से तो ऊपर ही मिलेंगे, वरना वो प्रबंध रचना नहीं होगी। अब देखो, प्रबंध वक्रता, प्रबंध से तात्पर्य महाकाव्य या खंडकाव्य से होता है। एक तो होता है महाकाव्य, एक होता है खंडकाव्य। महाकाव्य वो होता है जिसमें 7 से अधिक प्रबंध होते हैं, प्रकरण होते हैं, उसको महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाता है। और उससे कम होते हैं वो खंडकाव्य की श्रेणी में आते हैं। वो कोई सा भी हो सकता है। महाकाव्य एवं खंडकाव्य में कवि अपने कौशल से संपूर्ण महाकाव्य तथा खंडकाव्य को अपनी प्रतिभा से वक्रता उत्पन्न कर देता है। यानी पूरा जो प्रबंध काव्य होता है उसको संपूर्ण, जो प्रबंध काव्य होता है उसमें वक्रता उत्पन्न करना ही होता है, वो प्रबंध वक्रता कहलाता है। उसमें कितने भी प्रकरण हो सकते हैं। और ऊपर वाला है प्रकरण वक्रता, तो उसको प्रकरणों को वो प्रभावशाली बना सकता है। उसके कारण, प्रभावशाली बनाने के कारण वो प्रकरण वक्रता हो गई। 1, 2, 4, 5 जितने भी प्रकरण हैं उनको प्रभावशाली बना देगा तो वो प्रकरण वक्रता। और पूरे काव्य को यानी पूरे ग्रंथ को ही अगर प्रबंध, जितनी बड़ी रचना उसको सभी को प्रभावशाली बना देगा, उसमें वक्रता उत्पन्न कर देगा, वही प्रबंध वक्रता कहलाती है। ये 6 बोध होते हैं। आशा करता हूँ कि 6 आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगली बहुत बार पूछी गई है, आगे भी पूछी जाएगी। देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना एक निबंध लिखा था। शुक्ल ने, वो भाषण शैली में था, काव्य में अभिव्यंजनावाद। काव्य में अभिव्यंजनावाद, ये किस शैली में लिखा गया? भाषण शैली में। यह बात ध्यान में रखने योग्य नहीं है। बल्कि देखो, आचार्य शुक्ल ने अपने निबंध काव्य में अभिव्यंजनावाद में क्रौचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान बताया या फिर कहा है। ये परीक्षा में बहुत बार पूछी जाती है कि किसके द्वारा यह कथन कहा गया है कि क्रौचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान कहा है। ये आचार्य शुक्ल के द्वारा कहा गया है। ये जो भाषण जो दिया था आचार्य शुक्ल ने, ये इंदौर के दौरान दिया था। यानी इंदौर में एक भाषण प्रतियोगिता चल रही थी, उसमें आचार्य शुक्ल ने यह भाषण दिया था। बाद में भाषण शैली में इसको निबंध में बांध दिया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना कि क्रौचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान आचार्य शुक्ल ने कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने अभिव्यंजनावाद और वक्रोक्ति सिद्धांत में अभिव्यंजनावाद को ही काव्य का प्राण तत्व स्वीकार किया है। डॉक्टर नगेंद्र हैं, उन्होंने भी अभिव्यंजनावाद और वक्रोक्ति सिद्धांत में जो अभिव्यंजनावाद को ही काव्य का प्राण तत्व स्वीकार किया है या फिर माना है। अब देखो, वक्रोक्ति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो भामह ने किया था 6ठी शताब्दी में। ठीक है, वक्रोक्ति शब्द का सबसे पहले प्रयोग आचार्य भामह के द्वारा किया गया था। हिंदी के अंतर्गत मम्मट, विश्वनाथ के साथ साथ हिंदी के अन्य जो आचार्य हैं, केशव, जसवंत सिंह, मतीराम भूषण ने भी वक्रोक्ति को एक अर्थ अलंकार के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, ये दोनों बातें काफी महत्वपूर्ण, आचार्य शुक्ल और नगेंद्र वाली। आचार्य शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान कहा। डॉक्टर नगेंद्र ने अभिव्यंजनावाद और वक्रोक्ति सिद्धांत को में अभिव्यंजनावाद को काव्य का प्राण तत्व बताया है। ठीक है, अब देखो, वक्रोक्ति सिद्धांत और अभिव्यंजनावाद में विषमता क्या है ये देखेंगे अपन। क्रौचे है
वो कला का लक्ष्य स्वांत सुखाय मानते हैं। क्रौचे जो है वो कला का जो लक्ष्य है उसको स्वांत सुखाय मानते हैं, जबकि कुंतक हैं वो सहृदय की प्रसन्नता, जबकि कुंतक हैं वो ये मानते हैं कि जो पाठक होता है वो उस रचना को पढ़ के प्रसन्न हो, वो बात मानते हैं। ये दोनों में विषमता है। क्रोचे उक्ति को सहज स्वाभाविकता में काव्य का सौंदर्य मानते हैं। क्रोचे जो हैं तो कोई भी उक्ति हो उसमें सहज स्वाभाविक हो, उसमें काव्य का सौंदर्य मानते हैं, जबकि कुंतक उसमें विभिन्न भेद उपभेद स्वीकार करते हैं। कुंतक का सिद्धांत व्यवहार पक्ष पर से संबंधित है, जबकि क्रोचे का सिद्धांत सैद्धांतिक है। कुंतक का जो व्यवहारिक सिद्धांत के पक्ष में है, व्यवहार के पक्ष में है, जबकि क्रोचे जो हैं वो सिद्धांतों के पक्ष में है। क्रोचे कला का संबंध स्वयं प्रकाश के ज्ञान से मानते हैं, यानी पढ़ने से ही कला का विकास होता है, खुद के व्यक्ति का विकास होता है, ज्ञान का विकास होता है। जबकि कुंतक होते हैं वो काव्य शास्त्र ज्ञान को कला का संबंध मानते हैं, काव्य शास्त्रीय ज्ञान होता है उसको कला का संबंध मानते हैं। दोनों ने अभिव्यंजना पर स्पेशली क्या दिया है, बल दिया है। बस ये बात ध्यान में रखना। इसी कारण से आचार्य शुक्ल ने विलायती रचना अभिव्यंजनावाद का विलायती उत्थान कह करके पुकारा है। आशा करता हूँ कि पूरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आने वाली व्याख्याता भर्ती परीक्षा में अपना स्थान सुनिश्चित कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।